हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था वाटर के एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड। फर्स्ट पार्ट हमने डाला हुआ था जिसमें हम लोगों ने वाटर के इम्पोर्टेंस के बारे में बात की थी। वाटर का क्या क्या फंक्शंस होता है, वाटर क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है, वाटर का इम्पोर्टेंस हमने बताया था। रूट हेयर के बारे में बताया था, रूट के टाइप्स के बारे में बताया था, कैसे रूट हेयर वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, हमने ये बताया था। आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे उसका नेक्स्ट पार्ट कि प्लांट में वाटर का एब्जॉर्प्शन एक्चुअली में होता कैसे है। तो अगर आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको पिछले वीडियो को वापस देखना है, उससे कुछ जानकारी लेनी है, तो उस वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप ज़रूर देखें। तो वेलकम टू एजुकेशन अल्टीमेट, दिस इज़ विवेक हियर। आज का टॉपिक शुरू करते हैं बिना देरी किए। आज हम लोग समझेंगे कि वाटर का एब्जॉर्प्शन प्लांट्स में कैसे होता है। तो बेसिकली प्लांट में वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है वो दो वेज से होता है, दो तरह से होता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, पैसिव एब्जॉर्प्शन। जैसा कि नाम आप देख पा रहे हैं, एक्टिव, पैसिव। ये एक ऐसा एब्जॉर्प्शन है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक्टिव एब्जॉर्प्शन की, तो एक ऐसा टाइप है जिसमें कि एनर्जी का कंज्यूम करके, एनर्जी का एक्सपेंडिचर करके, एनर्जी को यूटिलाइज करके वाटर का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है या वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। पहली चीज़, एनर्जी का यूज़ क्यों करते हैं? तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन हमेशा उन प्लांट्स में होता है जहाँ पे ट्रांसपिरेशन का रेट जो है वो बहुत स्लो होता है। ट्रांसपिरेशन में आपको बता दूं, एक ऐसा प्रोसेस, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स रिलीज देयर एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द लीव्स, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ठीक है, लीव्स के थ्रू एक्सेस वाटर को वेपर के फॉर्म में वो रिलीज कर देते हैं लीव्स के हेल्प से, तो उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो जहाँ पर भी ट्रांसपिरेशन की रेट कम होगी उन प्लांट्स में एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। एनर्जी का एक्सपेंडिचर करके जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। सेकंड जो है पैसिव एब्जॉर्प्शन, इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल यहाँ आप ये समझिए, पैसिव एब्जॉर्प्शन में किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होता, एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होता। एक्टिव एब्जॉर्प्शन में एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आज एक्टिव एब्जॉर्प्शन के बारे में। इस वीडियो में हम लोग एक्टिव एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम पैसिव एब्जॉर्प्शन के लिए अपलोड करेंगे। ठीक है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन दो तरह से होता है, एक ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन, दूसरा नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन। ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन की बात करें तो सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक को समझने से पहले आप ये समझिए, हमको दो तीन छोटे छोटे टर्म्स है जो याद रखने हैं। पहला तो है हमारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? आप जानते हैं ऑस्मोसिस डिफ्यूजन में बहुत सारे लोगों को हमेशा कन्फ्यूज़न रहती है, तो बिल्कुल भी यहाँ घबराने वाली बात नहीं है, कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ऑस्मोसिस की अगर हम बात करें तो ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि कोई भी सब्सटेंस, वाटर मॉलिक्यूल्स आप बेसिकली कह सकते हैं, जितने भी लिक्विड सब्सटेंसेज हैं वो अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की मदद से लिक्विड मॉलिक्यूल्स या वाटर जो हैं अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करें, यानी अपने उच्च सांद्रता से अपने निम्न सांद्रता की ओर मूव करें, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? ऑस्मोसिस। सेकेंड थिंग हम बात करते हैं डिफ्यूज़न की। डिफ्यूज़न भी सेम है। यहाँ पर आइदर सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी पार्टिकल्स विदाउट द हेल्प ऑफ एनी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, किसी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की सहायता के बिना अगर वो क्या करते हैं, अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या? डिफ्यूज़न। ठीक है, उसके बाद छोटे छोटे टर्म्स है कुछ, जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो जब कभी भी जहाँ भी ऑस्मोसिस हो रहा होगा, जो मॉलिक्यूल्स ऑस्मोसिस कर रहे होंगे वो मॉलिक्यूल्स जो वॉल पर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं, उस प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी तरह एक टर्म है टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर क्या होता है? अब भाई जब ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब कर लिया गया सेल में, तो सेल ने क्या किया? वाटर को एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के कारण वो फूल गया। अब जब जो उसकी फूली हुई दशा है, जो कंडीशन है, उसी को हम लोग टर्जिड कंडीशन कहते हैं। ठीक है, या टर्जिडिटी के कारण जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो है टर्गर प्रेशर। हिंदी में आप कहें तो इसको हम लोग स्फीति दशा कहते हैं। अब जैसे किशमिश है, उसको पानी में आपने डाल दिया रेजिन्स को, वो क्या किया? रात भर पानी एब्जॉर्ब करके वो फूल गया। उस कंडीशन को हमने
टर्जिड कंडीशन बोला। वापस आपने उसको सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर डाल दिया तो सॉल्ट सॉल्यूशन में डालते ही वो वापस पिचक जाता है। इसको हम लोग फ्लैसिड कंडीशन कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में शलच दशा कहते हैं। तो उम्मीद है आप ये सब समझ गए होंगे। आइए आज का टॉपिक जो है बेसिकली हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बता दिया था कि एक्टिव एब्जॉर्प्शन एक ऐसा एब्जॉर्प्शन है जिसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है, एनर्जी खर्च होती है, एनर्जी का खर्च करके वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। अब देखो कैसे एनर्जी खर्च होगी। पहला जो पार्ट है जिसको कहते हैं ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन, नाम ऑस्मोटिक है तो सीधी सी बात है कि विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस यहाँ पर पूरा का पूरा एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो जाता है। किसके हेल्प से हो जाता है? ऑस्मोसिस के हेल्प से पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पर हो जाता है, जिसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन। आइए समझते हैं कैसे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो है ये कंडीशन, ये क्या है? ये रूट है। ये रूट्स जो हैं, ये रूट्स कहाँ पर एम्बेडेड हैं? सॉइल्स में एम्बेडेड हैं। आप देख सकते हैं ये रूट हेयर जो है, ये रूट हेयर है बेसिकली। ये रूट हेयर सॉइल्स के बीच दबा हुआ होता है। वही सॉइल्स के बीच आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमने एक पूरा का पूरा जो है डायग्राम बनाया हुआ है, आप इससे समझ पाएंगे। रूट हेयर के बाद ये जो आपकी लेयर है जिसको हम लोग कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद ये वाला जो लेयर है जिसको हम लोग कहते हैं क्या? कॉर्टेक्स। इसको क्या कहते हैं बेटा? कॉर्टेक्स कहते हैं। तो एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स के बाद आप देख सकते हैं एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल। ये जो लेयर है आप देख सकते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरिसाइकिल। और पेरिसाइकिल के बाद आप देख सकते हैं हमारा जाइलम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि ये होता कैसे, ये पूरा का पूरा ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन होता कैसे है। सबसे पहले यहाँ पर जो रूट हेयर है वो क्या रहता है? सॉइल के बीच एम्बेडेड रहता है। जब ये सॉइल के बीच धंसा हुआ रहता है तो सिंपल यहाँ पर जो भी पानी होता है, वाटर होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल इम्बिबिशन प्रोसेस के थ्रू, अंतःशोषण प्रक्रिया के थ्रू, यानी रूट हेयर सिंपली वाटर को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। रूट हेयर वाटर को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो भी वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच एक स्पेशल तरह का फोर्स लगता है जिसको हम लोग कहते हैं कोहेसिव फोर्स। हिंदी में अगर हम इसको कहें तो इसको कहते हैं ससंजक बल। इस कोहेसिव फोर्स के कारण वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास, एक सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हर एक रूट हेयर के पास चले आते हैं। यानी सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लग रहा है वो है कोहेसिव फोर्स। अब एक वाटर ड्रॉपलेट दूसरे वाटर ड्रॉपलेट को, दूसरा तीसरे वाटर ड्रॉपलेट को, तीसरा चौथे को वो अट्रैक्ट करते हैं, वो सारे के सारे जो है रूट हेयर के पास चले आते हैं। जैसे ही वाटर रूट हेयर के पास चले आते हैं, यहाँ पर सिंपल इम्बिबिशन का प्रोसेस होता है। इम्बिबिशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसके थ्रू वाटर कहाँ चला आता है? रूट हेयर में चला आता है। जैसे ही वाटर रूट हेयर में चला आता है, यहाँ पर क्या होता है? रूट हेयर में वाटर के आने की वजह से इस रूट हेयर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है जिसको कहते हैं ओपी, ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्योंकि पानी जब बाहर था तो यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा लग रहा था, इस वॉल पर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ज़्यादा लग रहा था। जैसे ही वाटर सेल के अंदर चला गया, ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर क्या हो गया? कम हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर तो कम हुआ, लेकिन टर्गर प्रेशर जिसको हम लोग कहते हैं टीपी, ये टर्गर प्रेशर क्या हो गया बेटा? इंक्रीज हो गया। ये टर्गर प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। अब टर्गर प्रेशर यहाँ बढ़ गया। इस टर्गर प्रेशर के बढ़ने के कारण जो वाटर है, ये वाटर यहाँ से होते हुए अपने आगे के सेल्स यानी एपिडर्मिस में आ गया। सेम इसी प्रोसेस के थ्रू वो एपिडर्मिस से क्या करता है? कॉर्टेक्स में चला आता है। अच्छा, यहाँ पर देखने वाली बात यह है, कॉर्टेक्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दो तरह से होता है। आप देख सकते हैं ये वाला जो पाथवे है, ये वाला जो पाथवे है, इसको हम लोग कहते हैं क्या? एपोप्लास्ट। इसको क्या कहते हैं? एपोप्लास्ट। ये वाला जो पाथवे है आप देख सकते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट में क्या डिफरेंस है मैं आपको बता दूं। एपोप्लास्ट जो पाथवे है, इसमें होता क्या है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये किसी दो सेल्स के बीच जो भी गैप प्रेजेंट होता है, स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं ना, उन स्पेसेस से होते हुए ये क्या करते हैं? आगे के सेल्स तक पहुंचते हैं, यानी पेरिसाइकिल तक या एंडोडर्मिस तक पहुंचते हैं।
ये एपोप्लास्ट था। यानी वाटर कैसे मूवमेंट करेगा, दो सेल्स के बीच जो गैप है उन गैप की सहायता से ये वाटर आगे की तरफ मूव करेगा। सिम्प्लास्ट पाथवे में क्या होता है, सिंपल, एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, यानी ये सेल टू सेल, सेल टू सेल, सेल टू सेल क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ता है। इस तरह के पाथवे को हम लोग क्या कहते हैं, सिम्प्लास्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ, वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन होकर के वाटर अंदर आया, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने के कारण टर्गर प्रेशर बढ़ गया। टर्गर प्रेशर जैसे ही बढ़ गया, टर्गर प्रेशर के बढ़ने के कारण सेल्स जो है वो अपने, वाटर जो है वो अपने आगे के सेल्स की तरफ चला, और इसी सेम प्रोसेस से होता हुआ वाटर पहुँचता है एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस से ये पहुँचता है कॉर्टेक्स में, और कॉर्टेक्स से ये पहुँचता है कहाँ पर, हमारे एंडोडर्मिस में। अच्छा, एंडोडर्मिस में यहाँ खास तरह की बात है कि एंडोडर्मिस में कुछ स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं जिनको हम लोग पैसेज सेल्स कहते हैं। होता क्या है कि एंडोडर्मिस के सेल्स के बीच एक स्पेशल तरह की स्ट्रिप पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या कहते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियन पट्टी पाई जाती है। ये कैस्पेरियन स्ट्रिप वाटर को इजीली मूव नहीं करने देती है, पर एंडोडर्मिस के वो सेल्स जो कि प्रोटोजाइलम के बहुत नज़दीक होते हैं, वहाँ पर उनकी जो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो इनका सेल वॉल है, वो बहुत वीक होता है। इस तरह के सेल्स को हम लोग पैसेज सेल्स कहते हैं। यही पैसेज सेल्स जो हैं वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में आगे की तरफ हेल्प करते हैं। अब वाटर जो है इन पैसेज सेल्स से होता हुआ हमारा पहुंच जाता है कहाँ पर, एंडोडर्मिस में। एंडोडर्मिस के पैसेज सेल से होता हुआ पहुंचता है कहाँ पर, जाइलम तक, और फिर ये जाइलम इसे पूरे के पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। वापस से हम लोग समझते हैं क्या हुआ, वाटर को एब्जॉर्ब किया गया, सिंपली एब्जॉर्ब होते ही वाटर कहाँ चला आया, वाटर चला आया कहाँ पर, रूट हेयर में। रूट हेयर से में आने की वजह से इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। टर्गर प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। टर्गर प्रेशर बढ़ने के कारण यहाँ पर एक स्पेशल तरह का जो फोर्स लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं सक्शन प्रेशर। एक्चुअली में देखिए कंफ्यूजिंग टर्म है, डीपीडी, यहाँ लोग कहते हैं कि डीपीडी कम हो जाता है, जिसकी वजह से सक्शन प्रेशर कम हो जाता है, वाटर आगे की तरफ चला आता है या वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो सक्शन प्रेशर या डीपीडी एक ही चीज़ है। सक्शन प्रेशर क्या होता है, एक ऐसा प्रेशर जो सक करने के लिए, किसी भी चीज़ को सक करने के लिए यूज़ हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सक्शन प्रेशर। तो सक्शन प्रेशर के थ्रू होता क्या है, ये वाटर अंदर की तरफ चला आता है। अब वाटर के आते ही टर्गर प्रेशर इंक्रीज होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, जिससे वाटर आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हुए ये एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के स्पेशल सेल, पैसेज सेल वाटर को आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके बाद ये पेरीसाइकिल में पहुंचता है, और पेरीसाइकिल से पहुंचते हुए ये कहाँ पहुंच जाता है, ये पहुंच जाता है हमारे जाइलम के पास। ठीक है, तो आपको ये वीडियो जान करके कैसा लगा, आप उम्मीद है आपको ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। ये वीडियो देख के आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई चीज़ आपको इसमें नहीं समझ में आई है, आप कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। ठीक है, थैंक यू।